नमस्कार, मैं हूं नगमा सहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1.5 वर्ष में ही हमने 5 वर्ष के काम को पूरा करते हुए प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच मुक्त कर दिया है। स्वच्छता की कीमत का महत्व हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। स्वच्छ भारत मिशन के कारण एंसेफेलाइटिस से मौत के आंकड़ों को हमने 95% कम किया है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से यह अभियान प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक इसे संपन्न होना था। पहले 2.5 वर्ष में जो गति थी बहुत कम थी। अगले 2.5 वर्ष के दौरान इस कार्य को पूरा करना था। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले 2.5 वर्ष में काम बहुत कम हो पाया था। अगले 2.5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य हमारे सामने था, इसको कैसे हम पूरा कर सकें, और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से लक्ष्य हमारे सामने आया कि इसे 1 वर्ष पहले ही संपन्न करना है। मैं प्रदेश के अपने सहयोगी मंत्रियों को और विभागों को, ग्राम्य विकास को भी, पंचायती राज को भी, कि भारत सरकार से जब भी हमने जो सहयोग मांगा हमें प्राप्त हुआ और अगले 1.5 वर्ष के अंदर ही हम लोगों ने 5 वर्ष के कार्य को पूरा करते हुए प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। तो 5 वर्ष के कार्य को समय के पहले पूरा कर लिया गया, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं। इतनी सफाई, इतनी तत्परता के लिए मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई। लेकिन हाल के ही कुछ दिनों को याद कीजिए तो उत्तर प्रदेश कभी हाथरस, कभी बलरामपुर, कभी लखीमपुर खीरी और ऐसे कई शहरों में हुए बलात्कार कांडों के लिए, कई बार अपराध के लिए घंटों बहस का मुद्दा बना रहा। हाथरस की जांच अभी चली रही है। एक नए कांड की वजह से यूपी फिर चर्चा में है। बात बलिया की है। बीते हफ्ते एक सस्ते राशन की दुकान के आवंटन के मौके पर खुलेआम एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बात सिर्फ राशन के दुकान के आवंटन की थी। एसडीएम मौके पर मौजूद थे। एसडीएम सुरेश पाल को बाद में सस्पेंड कर दिया गया है। अब आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन गोली मारने वाले महाशय धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्लू भैया को कानून से डरने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आई होगी। उनके समर्थन में बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह दलबल के साथ फौरन उतर आए। उनके बचाव में विधायक पूरे परिवार के साथ पहुंचे और रो तक पड़े। वो मौके पर मौजूद नहीं थे। जांच पुलिस की चल रही है, लेकिन विधायक ने कहा कि आत्मरक्षा में धीरेन्द्र प्रताप ने गोली चलाई होगी। इसके बाद बीजेपी पर आरोप लगा कि वो खुलेआम आरोपी का साथ दे रही है। बलिया बीजेपी के कार्यकर्ता तो डब्लू भैया उर्फ धीरेन्द्र प्रताप यानी कि जो हत्या के आरोपी हैं, उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे। आरोपी के समर्थन में उनकी जाति की जो क्षत्रिय कर्णी सेना है वो भी उतर आई है। अब इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दखल देना पड़ा है और विधायक को चेतावनी दी गई है, यानी कि सुरेंद्र को चेतावनी दी गई है कि वो जांच में दखल ना दें। तो पहले कमाल खान की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बलिया हत्याकांड का आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह जेल चला गया। उसका मेडिकल कराया गया, फिर अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। उसके ऊपर हत्या के अलावा बलवा वगैरह करने की भी एफआईआर है। उसके वकील कहते हैं कि उसकी जमानत में थोड़ा वक्त लग सकता है। यहाँ पे दरखास्त पड़ेगी सीएम साहब की है, इनका जुडिक्शन नहीं, ये खारिज कर देगा। उसके बाद जिला जज के दाखिल होगा, वहाँ बेल पे बहस होगा, जो होना होगा वहीं होगा। मामला बहुत गंभीर है और मीडिया ट्रायल है, इसलिए जो है यहाँ से बेल होने की संभावना है कम। गाड़ी के बोनट पे ये कर्णी सेना भारत के अध्यक्ष वीरू भैया हैं। इनके चारों तरफ मौजूद पुलिस इनकी मददगार नजर आती है। आमतौर पे किसी हत्याकांड में लोग मरने वाले के घर श्रद्धांजलि देने जाते हैं, लेकिन ये मरने वाले पिछड़ी जाति के जयप्रकाश पाल के यहाँ नहीं, बल्कि सजातीय हत्या आरोपी धीरेन्द्र प्रताप के घर जाना चाहते थे। पुलिस ने रोका और 4 लोगों को जाने की इजाज़त दी। इनका कहना है कि इनकी तरफ से सिर्फ क्षत्रिय लोग ही भेजे जाएंगे। हम लोगों को 4 लोगों को परमिशन मिली है
और 4 लोगों में समाज का कोई भी चार जाएगा। जरूरी नहीं कि वीरू सिंह जाए या कोई सिंह जाए, कोई भी सिंह जाएगा। समाज का जो भी भाई है उसको, मुझे ये है कि मेरा ब्लड जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, वो मेरी बात करेगा। और ये बलिया बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो डब्लू भैया यानी हत्या आरोपी धीरेन्द्र प्रताप के लिए कल नारेबाजी कर रहे थे। कहते हैं कि हत्या आरोपी के संघर्ष में ये उसके साथ हैं। बीजेपी के स्थानीय एमएलए सुरेंद्र सिंह भी हत्या आरोपी की पैरवी करते रहे हैं। मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन बीजेपी विधायक जो मौके पे मौजूद भी नहीं थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि हत्या आरोपी ने अपने बचाव में गोली मारी थी। यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। अपराध समाज में हमेशा होते रहे हैं और शायद हमेशा होते रहेंगे, लेकिन हाथरस से लेके बलिया तक जिस तरह रेप के आरोपियों से लेके हत्या के आरोपियों तक को बचाने के लिए उनके सजातीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जांच करने वाली एजेंसियों सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बलिया में करुणा सिंधु और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। क्या उत्तर प्रदेश में ये बढ़ गया है? क्या उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं? और अपराध बढ़े या नहीं बढ़े, जो ये नया एक चलन नज़र आ रहा है, जहाँ पर जैसा कमाल खान अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे और उन्होंने आखिरी में ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि अपराध पहले भी होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन ये जो नज़र आ रहा है कि चाहे वो हाथरस की बात हो, चाहे अब बलिया की बात हो, जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में उनके सजातीय लोग सामने आए, ज़ोर शोर से नारेबाजी कर रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। यानी कि जो मारा गया उसकी सहानुभूति जताने के लिए लोग नहीं आगे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्षत्रिय सेना, करणी सेना है, वो हत्या जिसने खुलेआम की उसके समर्थन में, उसके संघर्ष में उसके साथ देने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ शरद प्रधान है, वरिष्ठ पत्रकार, गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक, सुनील भराला नेता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस। सुनील भराला, आपने बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी सुनी जिसमें संघर्ष करने की बात हो रही है। वीरू भैया जो कि करणी सेना के मुखिया हैं, और उसके अलावा जो डब्लू भैया यानी कि जो अभी हत्या के आरोपी हैं, जो न्यायिक हिरासत में गए हैं, उनके समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ज़मीनी स्तर पर यह किस तरह की मानसिकता, कैसी छवि बन रही है पार्टी की? मैं आपसे पूछ रही हूँ सुनील भराला जी। आवाज जा रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपको अब आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अब आ रही है आवाज। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जिस तरह से हाथरस से लेके अभी यहाँ बलिया में देखा गया कि जो सजातीय लोग थे आरोपियों के, वो उनके समर्थन में सामने आए। हमने अभी सुना क्षत्रिय सेना के जो मुखिया हैं वीरू भैया, उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं। जो आरोपी, जो हत्या के आरोपी हैं, जो अब न्यायिक हिरासत में गए, उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं, उनके संघर्ष में उनका साथ दे रहे हैं। संघर्ष कैसा? खुलेआम हत्या अगर होती है, वहाँ पे एसडीएम मौजूद थे, तो अब ये संघर्ष कैसा जिसमें कि बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं सपोर्ट में? किस तरह की छवि बनती है पार्टी की? देखिए, पार्टी की छवि जो है, भारतीय जनता पार्टी की छवि और अपने जो एजेंडे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें कहीं किसी प्रकार का भेद नहीं है। मात्र केवल जिस प्रकार की जो बातें आ रही हैं, जो आपने बताया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। वो कोई सामाजिक संगठन के, आप करणी सेना की बात कर रहे हैं, उस करणी सेना के आधार पर जो आप देख रहे होंगे, वो कोई भी आ सकता लोकतंत्र है। ठीक है, उस पर प्रशासन का काम जो है उसको व्यवस्थित करना है। लेकिन हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है जी, प्राथमिकता हमारी ये है कि अपराधियों को दंड मिले। कोई भी अपराधी, कितना भी बड़ा अपराधी है, उसको जेल के शिक्षों के अंदर जाना होगा और उसको जो उसने अपराध किया है उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपने कहा सही अभी कि आजादी है तो लोग किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। हमारी रिपोर्ट कमाल खान ने जो भेजी उसमें ये कहा उन्होंने कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं। एक मिनट, कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, सुरेंद्र सिंह जी जिनको सस्पेंड किया, जिनको चेतावनी दी गई है, उन्होंने कहा कि ये जो आरोपी हैं उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, वो उनके समर्थन में उतर पड़े, वो रोने लग गए, परिवार के साथ वहां पे पहुंचे। उनको, वो बीजेपी के हैं,
उनको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। भराला साहब। नगमा जी, जी आवाज फिर चली गई आपकी, बीच में जी, कोई चली बोलिए जाती है बोलिए, आवाज। अपनी बात बोलिए आप। हाँ नगमा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम्म कोई भी, हम्म और उनकी बात अगर किसी अपराधी की कोई भी सिफारिश करता है, तो हमारे यहाँ एक तो सिफारिश कोई करता नहीं किसी प्रकार की भी, फिर दूसरी हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, वो किसी की सुनते नहीं है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण है अपराधियों की जगह जेल में है या फिर कहीं और है उनकी, ये स्पष्ट है, बिल्कुल ये ठीक एजेंडा है, है। इस ठीक है। पर आप हम किसी प्रकार का तो दोषारोपण, आपने ये मुझे साफ लगता किया है कि नगमा जी, आपकी हाँ, सरकार की यही नीति है। हमने देखा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है और उसके बाद जो है अपराधी, ये चेतावनी दी गई है कि वहां पर जो विधायक हैं वो इस जांच में हस्तक्षेप नहीं करें। और आपने कहा कि ये सरकार की नीति बहुत साफ है। फिर इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, एक वीडियो वायरल हुआ, मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शरद प्रधान जी भी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक वीडियो वायरल हो गया योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि मुख्यमंत्री हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब बलिया का नाम लेने में भी डर लग रहा है। अब वो उसका, मैं जानती हूँ कि कॉन्टेक्स्ट कुछ होगा कुछ भी, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस वीडियो को वायरल होने के बाद में ये कहा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन हो जाना चाहिए। पर स्थिति जो है लॉ एंड ऑर्डर की, आंकड़े कई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। शरद प्रधान जी, जो सजातीय सपोर्ट क्रिमिनल्स को मिल रहा है, जिस तरह का बंटवारा और जैसे अपराध दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, आप तो इतने समय से देख रहे हैं उसको, क्या फर्क दिखता है आपको? देखिए, ये सहजाति का सपोर्ट तो एक बरसों से हमेशा दिखता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक पॉइंट तक होता है, बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं होता। अभी फर्क क्या है सबसे बड़ा, ये जैसे ये समाजवादी पार्टी सरकार में यादवों के लिए रहता था, मायावती के टाइम में दलितों के लिए रहता था। हाँ। लेकिन आज की डेट में फर्क है, उनमें भी क्या है, एक लिमिट तक पानी जब सर के ऊपर चला जाता तो कोई नहीं सपोर्ट में आता था। अभी क्या हो गया है, आप देखिए, खाली सहजाति का सपोर्ट उसके लिए नहीं है। अब तो ये हालत है कि रेप जैसे अपराध के विक्टिम के खिलाफ सरकार दिखती है। हर हाथरस में देख लीजिए यही हुआ, क्योंकि वो सहजाति का अक्यूज जो है, सहजाति के हैं सारे। चिन्मयानंद सहजाति के थे, उनके लिए सरकार बहुत है। उनका तो यहां तक हो गया कि आज की डेट में वो जो विक्टिम थी रेप की, उसने अपनी कंप्लेंट ही वापस ले ली, होस्टाइल टर्न कर गई। जाहिर है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर, उसको इतना तंग किया गया होगा कि उसने क्या, ये मुमकिन नहीं है बगैर सरकारी सपोर्ट के। उन्नाव में भी हमने देखा था किस तरह से जो रेपिस्ट था सेंगर, जो पार्टी का विधायक, वो खुलेआम घूमता था लखनऊ में और सरकार उसे अरेस्ट नहीं, फरार था सरकार की नजर में, मिल नहीं पा रहा था। हम लोगों को दिख जाता था लेकिन सरकार को नहीं दिखता था। तो इस तरीके का जो ब्लाइंड सपोर्ट है सहजाति के नाम पे, वो मेरे ख्याल बिगड़ता जा रहा है। गीता जी, आपकी टिप्पणी इस पर, जो शरद प्रधान जी कह रहे हैं, आप इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी कि जिस तरह का सहजाति सपोर्ट और जब पानी सर के ऊपर होता है तो भी, और दूसरे की, मैं आपका ध्यान इस पर, आप अपनी टिप्पणी दीजिए, फिर मैं एनसीआरबी के जो डेटा आया, जो जनवरी 2020 में आंकड़े आए पिछले सालों के, उस पर आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। देखिए, जहाँ तक कि जो सहजाति समाज के लोग आके, अगर कोई व्यक्ति ने अगर कुछ किया है, अगर कोई अपराध किया है और उसके समर्थन में खड़े हो, तो देखिए उसके लिए आप सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। सरकार का काम है कि जो अपराधी है उसको सजा देना। अगर वहां कहीं चूक हुई है तो उसके ऊपर आप जरूर प्रश्न चिन्ह लगाइए। तो लेकिन सवाल ये है गीता जी कि इतना हौसला क्यों बढ़ रहा है, जिस तरफ शरद प्रधान जी इशारा कर रहे थे, और दूसरी बात ये कि जब विधायक खुलेआम आके समर्थन करेंगे तो हत्या के आरोपी जो एसडीएम के सामने गोली चला रहे हैं, उनका हौसला बढ़ता है, इसी बिना पे तो बढ़ता है। देखिए, एसडीएम को सस्पेंड किया गया। बिल्कुल, और जहां अभी महिलाओं के विषय में भी बात अभी रखी गई, मैं थोड़ा 2-3
बिंदु यहाँ रखना चाहूंगी नगमा जी। देखिए, हाथरस में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, बड़ा जघन्य अपराध हुआ, उसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात, लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने उसको, ठीक है, उनसे हम आदर्शवादी होने की अपेक्षा करें तो वो तो कुछ ज्यादा ही होगा 21वीं सदी में, लेकिन जिस प्रकार से उसको जनता को भ्रमित करना, और क्योंकि आज जब एनसीआरबी का जो डेटा आया है उसमें जो डेटा अभी जिसकी आप बात भी कर रही हैं, अगर आप वहां देखें तो महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए उनमें सबसे ज्यादा जो सजा दी गई अपराधियों को, वह उत्तर प्रदेश में उसमें सबसे ज्यादा सजा दी गई। 55% ऐसे जो केस रजिस्टर हुए उनमें सजा दी गई। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, प्रति लाख का अगर आप डेटा अगर देख लें एनसीआरबी का, तो 2019 का जो बलात्कार का जो आता है वो 2.8 है, जो 2.4 है, और अगर आप उसको 2 साल पहले के डेटा से करें तो वो उसका डबल है। ठीक है, तो ये कहना मतलब तथ्य कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, मैं तथ्य हमारे सामने आए मैं थोड़ा दिखा देती हूँ उसको, जो सब जगह अखबारों में छपा है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस। गीता जी 1 मिनट, उसी तथ्य की बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखा दें। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो जनवरी 2020 में आई है, और ये उसके पहले वाले साल में जो अपराध हुए उनके आंकड़े दिखाती है कि हर 2 घंटे में रेप की रिपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, हर 90 मिनट में बच्चों पर एक अपराध। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने रिपोर्ट को नकारते हुए ये कहा है कि इसमें जो बताया गया कि रेप के 4322 मामले आए वो नहीं हैं, 3946 मामले हैं, और 2018 में रेप के मामले 7% घटे हैं। ये एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उनको नकार रही है यूपी पुलिस। और तो जो डीजीपी रहे उन्होंने ये कहा कि आबादी इतनी ज़्यादा है इसी के लिए, और जैसा गीता जी कह रही हैं कि वहाँ पे सज़ा भी सबसे ज़्यादा हुई। तो हमारे साथ कांग्रेस के जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी सुरेंद्र राजपूत जी कि क्या इसमें आपको लगता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है, दूसरी बात ये भी है कि अब यहाँ पर एनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी भी अलग अलग इसके ऊपर विचार दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि चूंकि एनकाउंटर्स जो बढ़े हैं उसकी वजह से लोग थोड़ा सा अब डर गए हैं। आपको ये लगता है कि कुछ लोग डरे हैं और इसकी वजह से अपराध, चूंकि एनकाउंटर्स बहुत हुए, खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया आप शुरू में कि कितना यहाँ पर लोग अब एनकाउंटर से डरे हुए हैं। नगमा जी कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। मुख्यमंत्री जी मुख्य रूप से हेडलाइन मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, बाकी सारी चीजें तो आप भी बोल रही हैं, शरद भाई भी बोल रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा रिपीटेशन की आवश्यकता नहीं है जी। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। किसी भी मुख्यमंत्री के काल में आप आजादी से लेकर के आज तक उठा लीजिए, आप एक चीज को बता दीजिए कि अगर किसी भी मुख्यमंत्री के काल में 2 आईपीएस ऑफिसर, जिसमें से एक हत्या का आरोपी है, एब्सकॉन्डिंग रहे हो, तो आपके सामने है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, ठीक है ना। आप इस चीज को देखिए कि किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, जिसकी की केंद्र में भी सरकार हो, उसमें सीबीआई ने 3 आईपीएस ऑफिसर को यह कहा हो कि ये लोग सत्ताधारी विधायक कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में थे। सीबीआई ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। किसी भी मुख्यमंत्री के शासनकाल में अगर ऐसा हुआ हो कि जिसमें पिछले 3 साल से पुलिस की असलहों की ट्रेनिंग न हुई हो, तो अब इसके बाद फिर आप अपराध की बात क्या करेंगे। और अपराधियों के कुकृत्य को छुपाने के लिए सारे के सारा अमला जब एक अपराधियों के कुकृत्य को छुपाने के लिए लग जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार भी शामिल होते हैं, हाथरस की घटना को वो फेक कहते हैं जी। यूपी के एडीजी एलओ जब ये कहेंगे कि वो उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, जिनको उस कानून तक की जानकारी नहीं है, एक रिपोर्ट को लेकर के कहेंगे। जब लखीमपुर में विधायक एक महिला पुलिस वाले को जो छेड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का अपराधी कार्यकर्ता, उसको छुड़ाने के लिए थाने पे धावा बोल देंगे, तो आप उसके बाद भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम है या पहले से आप करेंगे। ये जो नए किस्म के अपराध हैं, इसको सजातीय नाम भी बिल्कुल उचित दे रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ इसको आप एक नाम और भी तो दीजिए ना, कि सत्ता समर्थक सजातीय समूह। ये जो सत्ता समर्थक सजातीय समूह है जो हाथरस में पंचायत करता है, तो धारा 144 नहीं लगती, लेकिन राहुल गांधी भराला साहब, आपको आवाज आ रही है? अब मुझे आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक, आप जवाब देना चाहेंगे?
आप जब, क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आ रही थी पहले, मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि ये जो इनकाउंटर्स हुए, मुझे 19 सितंबर 2017 का ट्वीट है योगी आदित्यनाथ जी का कि 6 महीने में 430 इनकाउंटर हुए। ये उत्तर प्रदेश सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था। अब उसमें इसके कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि इनकी वजह से क्या कोई डर बैठा है। अनिल कुमार वर्मा हैं, उनको मैं कोट कर रही हूँ, डायरेक्टर हैं कानपुर स्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ एंड पॉलिटिक्स, जिनका कहना है कि जो ये इनकाउंटर हुए इतने, इससे एक लोगों में राहत की सांस लोगों ने ली है, क्योंकि शुरुआत से यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज रहीं उत्तर प्रदेश में, वो इन अपराधियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रहीं और अब इस पर काफ़ी कार्रवाई सख्ती से हुई है। तो जब इतनी सख्ती से कार्रवाई हुई, इतने इनकाउंटर हुए, उसके बाद भी जो रिपोर्ट्स आती हैं एनसीआरबी की और तमाम आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम में सर्ज है, ऊपर बढ़ा है। खास करके अगर हम दलितों के खिलाफ हुए अपराध को देखें तो उसमें भी एनसीआरबी का आंकड़ा है कि तेजी आई है। भराला साहब। जी नगमा जी, आवाज मेरी आ रही है आपको? हाँ बोलिए जी। देखिए नगमा जी, जो उत्तर प्रदेश में और प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में सरकार के जो अपराधियों का सफाया जो किया था, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, वो ठीक लिखा है जिसका आप अभी उल्लेख कर रहे हैं। ये यही नहीं कह रहे, उत्तर प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के जो सोशल सामाजिक हैं, वो तमाम लोगों ने इस बात की प्रशंसा की और सराहनीय कराई कदम बताया था सरकार का कि अपराधियों से छुटकारा लेने के लिए पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी प्रकार का भी। बात विषय इस बात की है कि उत्तर प्रदेश एक अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है। हाँ। और पिछले दशक के लंबे समय से जो अपराधियों का एक तरफा बोलबाला जो 14-15 वर्षों में जो सरकारें रही हैं, मैं सरकारों का कभी नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत जघन्य जघन्य अपराध, मैं एक अपराध का उल्लेख करूंगा, आपके याद भी आ जाएगा, आपके टेलीविजन ने 1 महीने तक चलाया था, सुरेंद्र जी बैठे हैं, इन्होंने भी डिबेट में बहुत कुछ भला बुरा कहा था उसके बारे में। जब गुन्नौर में कांड हुआ था संभल जिले के अंदर और 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था और उनको बलात्कार करने के बाद में फिर उनको वस्त्र हटा करके उनको पेड़ पे लटका दिया गया, वो बहुत जघन्य कांड। तो हमारे पार्टी भराला साहब, हमारे ये हम नहीं कर सकते कि क्या जघन्य क्या नहीं जघन्य, कौन सा कितना अपराध, अभी की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हम आंकड़ों की बात बता रहे हैं आपको, हम विधिवत बात बता रहे हैं आपको। एक मिनट, एक ब्रेक ले रही हूं, हम लौटते हैं अभी। चार साल से चल रही बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी नल जल योजना का काम इस चुनाव में बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 58,000 वार्डों में साफ पानी पहुंचाने की ये योजना कागज पर तो शानदार है, लेकिन जमीन पर भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी है। हमने औरंगाबाद और सासाराम जाकर इस योजना की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है। देखिए 4 साल से चल रही नल जल योजना पर रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हर घर नल का जल, कितना तेजी से काम हो रहा, 83-84% काम पूरा हो गया। नल जल योजना के बखान की हकीकत जानने के लिए हमने सासाराम के शिवसागर प्रखंड का रुख किया। इस इलाके के पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड दोनों होने के बावजूद मौनी गांव की महादलित बस्ती नहाने धोने से लेकर पीने के पानी के लिए तालाब पर ही निर्भर है। बस्ती में 2 साल पहले सरकारी पाइप और नल दोनों लगे, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। ये नल है। मोइनी गांव के महादलित दूसरे टोले से पानी नहीं ले सकते, लिहाजा इस पोखर से पानी लेते हैं, फिर उबाल कर पीते हैं। जब जो है आप दूसरे के यहाँ जाते हो पानी भरने के लिए, तो
तो लोग भरने देता है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं भरने देता? जा रहा है पानी भरे, हम लोग कनवे की डंडिये खोल के रख देता है अपना घर में। सासाराम में 3,300 वार्ड हैं। 70% से ज्यादा वार्ड में नल जल योजना के तहत काम भी हो चुका है, लेकिन शिवसागर प्रखंड के वार्ड सदस्य बताते हैं कि लगाई गई 60% टंकियों में पानी नहीं आ रहा है। सोनार पंचायत में पूरे गांव में कहीं जाइएगा, 13 गांव है, जाकर देख लीजिए, हर जगह का स्थिति यही है। जो स्थिति यहाँ का देख रहे हैं वही स्थिति हर जगह का है। पाइप बिछ गया, पानी नहीं आया। पानी नहीं आ रहा। सासाराम से करीब 70 किलोमीटर दूर ये औरंगाबाद का बेड़नी गांव है। सड़क से गुजरेंगे तो हर घर में इस तरह का पाइप जाता दिखेगा। घर खोलिए जरा, घर। लेकिन घर का दरवाजा खुलवाकर जब हम दाखिल हुए तो पानी का पाइप शोपीस की तरह दीवार पर लटका दिखा। पानी अभी नहीं आया है। ये कहाँ आ गया पानी? पानी नहीं है? पानी नहीं देता है कुछ नहीं। अच्छा, अभी तैयारी कर रहा है बेचारा। ये कब से तैयारी हो रही है? ये लग रहा है कि 1.5 महीना हो ही गया। दवाई वाला है। हाँ, 1-1.5 महीना हो गया है। तो अभी कैसे पानी कैसे काम चल रहा है? ऐसी खाली पाइप डाल कर चल गया है। जल नल योजना की ये सच्चाई है। ये आप देखिए, ये जो पाइप है, ये जल नल योजना का पाइप है और ये मुसहरों की बस्ती में जाना था, जो महादलित वर्ग की बस्ती है, वहाँ पर ये पाइप जाना था नल जल योजना के तहत। लेकिन ऐसे ही पाइप को छोड़ दिया गया है, जबकि नियम यह है कि पाइप को तकरीबन 2 फीट अंदर लगाना चाहिए। गांव के अंदर हम पहुंचे तो हर घर के बाहर पुराना हैंडपंप और नया नल गड़ा मिला, लेकिन पानी दोनों में ही नहीं आ रहा है। चुनावी वक्त में राजपूत टोले में चमचमाती टंकी लग गई है, लेकिन यहाँ भी पानी का पता नहीं है। कागज पे ये चालू हो चुका है, लेकिन पानी मिल नहीं रही है हम लोग को। बेड़नी गांव से 20 किलोमीटर दूर हम यारी गांव पहुंचे। 4 साल पहले मिनी जल योजना के तहत 50 लाख रुपए में पानी की टंकी बनी, लेकिन अब मोटर गायब है और बिजली के लिए लगा सोलर पैनल खराब पड़ा है। पूरा गांव में पानी गया ही नहीं इसका, मतलब आधा दूर गया, आधा दूर इसका लीकेज हो गया। इस चलते पूरा गांव में सक्सेस नहीं कर पाया पानी। और हर एक गांव में से ये जितना के कनेक्शन हुआ है, वो सारे गांव में से हर एक घर से पैसा लिया गया है। ज़्यादा वो पाइप लगाने के 150, 200, 250, मतलब जितना दिया गया है पाइप। यही नहीं, पानी की टंकी का ढांचा बनकर खड़ा है, लेकिन 4 दीवारी ढह चुकी है। लिहाजा इस जर्जर पंप से करीब 1 किलोमीटर दूर गांव के लोग फिर से तालाब और हैंडपंप पर निर्भर हो गए हैं। तो ये कितना बार पानी लेने आते हो आप? 50 ठीक रहा। सब काम सर यहीं से होता है। ठीक इसी तरह कुंडा गांव में महीने भर पहले टंकी लग गई, लेकिन 200 फीट की जगह सिर्फ 70 से 80 फीट पर बोरिंग होने की वजह से मोटर खराब हो गया है। 1-2 दिन दिया था पानी चेक करने के लिए, तो पानी आया था, उसके बाद बंद मोटर जल गई। गांव में इस नल जल योजना की टंकी बनाने पर 15 लाख से ज्यादा का खर्चा आता है। लघु पेयजल योजना पर 30 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता है और 4 साल से काम भी हो रहा है। लेकिन चुनाव के चलते सरकार नल जल योजना की टंकी बनाने और कनेक्शन देने में जल्दबाजी कर रही है, भले पानी की सप्लाई हो या न हो। सासाराम से अजय पांडे और औरंगाबाद से राजेश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।